नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के अंदर हो या अगर आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद करते हो या सिलेबस में हो। टॉपिक है हमारा मार्गेंथियन का 6 प्रिंसिपल। आज डिस्कस करेंगे ये रियलिज्म का थ्योरी या अप्रोच इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है आज के वीडियो में पूरा खल्लास कर दूंगा, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा समझा दूंगा। आज हम पहले बात करते हैं रियलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने आइडियलिज्म के बारे में बात किया था। मैं थोड़ा सा टाइम उस टॉपिक को कवर करने में लूंगा क्योंकि अगर हमने उसको कवर नहीं किया तो इसको नहीं समझ पाएंगे हम। क्योंकि दोनों इंटरकनेक्शन दोनों के अंदर। चलिए पहले बात करते हैं कि आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है। अगर दोस्त चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको ऐसे वीडियो उस पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब मुझको कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आइडियलिज्म, मैंने दोस्तों आपको फर्स्ट वीडियो अगर आप मेरी देखोगे आप तो लिंक नीचे दोस्त मैंने पहले ही आपको दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि आइडियलिज्म की थ्योरी सबसे पहले आई। आइडियलिज्म मैंने आपको ये बताया था कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको स्टडी करने का अप्रोच है, यानी कि दृष्टिकोण तरीका है। अब वो तरीके 3 हैं, एक आइडियलिज्म, एक रियलिज्म और एक न्यू रियलिज्म। आइडियलिज्म सबसे पहले, आइडियलिज्म का क्रिटिसाइज करके क्या आलोचना करके रियलिज्म आया और रियलिज्म का क्रिटिसाइज करके न्यू रियलिज्म आया। ठीक है, तो ये तीनों अप्रोच है जो इंटरनेशनल रिलेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन से नियम अपनाने चाहिए, कौन से रूल रेगुलेशन होने चाहिए, पूरी कंट्री को कौन सा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करते हैं आइडियलिज्म की, जो सबसे पहले की वीडियो हमने कवर कर रखा है। नहीं देखा आपने फर्स्ट वीडियो तो दिक्कत हो जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। क्या मतलब होता है इसका? आदर्शवाद। देखो आदर्श वर्ड जो जब भी कहीं आ गया ना, बोलते नहीं है कि ये कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे इसके आदर्श है। आदर्श मतलब संस्कार बहुत अच्छे हैं, जो मोरलिटी की प्रिंसिपल पे चलता हो, ये सब आ जाती है बात वहाँ पे। जो बड़ों का सम्मान करता हो, छोटे से प्रेम करता हो, चींटी तक को नहीं मारता हो, पाप नहीं करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, इसी को तो आदर्श कहते हैं, है ना। वही सेम कंडीशन एक पर्सन जब ये चीज कहता है आदर्श के रूप में, तो वही सेम कंडीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट होता है। आदर्शवाद कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर शांति बना के रखना है, पीसनेस अगर एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो एक चीज करना होगा, पावर पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। पावर पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर शक्ति है, पावर्स गेन करने के लिए स्ट्रगल करते रहती है, जिसके वजह से कभी भी वॉर हो सकता है। इसलिए दुनिया एक वॉर की कंडीशन में रहती है और इस वॉर को अगर खत्म करना है तो पावर पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। ये सब आदर्शवादी अप्रोच कह रहे हैं। ठीक है, और सुनते जाना और क्या क्या कह रहा है ये। तो पावर पॉलिटिक्स खत्म होगा और तभी वॉर खत्म हो सकता है। एंड ये बोलता है कि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सभी कंट्री को मोरल प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए। अब मोरल प्रिंसिपल्स क्या है कि सभी कंट्री की यूनिटी की, अखंडता की, संप्रभुता, सोवराइटी की रिस्पेक्ट करो। किसी भी कंट्री पे पहले अटैक मत करो, है डिसआर्मामेंट, वेपन्स को प्रमोट मत करो। ये सब बात कहता है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद एक ऐसी सिद्धांत है, या सिद्धांत मतलब एक ऐसी अप्रोच है जिसका मानना यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए जिसमें सभी देश पावर पॉलिटिक्स एंड पे ना चलकर मोरलिटी प्रिंसिपल्स पे चले और वॉर का खतरा खत्म कर दे। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कहना है आदर्शवाद का। लेकिन इसी के कुछ बाद एक थ्योरी आ गई। अब उस थ्योरी का नाम था, ये ऐसे थ्योरी तो दोस्त, थ्योरी मतलब ऐसे तो ये अप्रोच 18 to 19 सेंचुरी के अंदर आ ही गई थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट अप्रोच है उसका कहना है चल ये थ्योरी खराब है, क्या कह रहा है ये, मोरल प्रिंसिपल्स है, मोरलिटी कहीं नहीं रही आजकल है। अब जो ये अप्रोच आ रही है जिसका नाम है रियलिज्म। क्या नाम है उसका? नाम है दोस्तों रियलिज्म, जो कि आज की वीडियो के हमारा टॉपिक होने वाला है। कौन सा? रियलिज्म अप्रोच। अब रियलिज्म अप्रोच का मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं। जो आदर्शवाद ने अभी कहा कि किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर क्या नहीं होना चाहिए दोस्त, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पावर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वोट नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए, सभी एक दूसरे का सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करे, इक्वलिटी होना चाहिए, सभी प्रिंसिपल्स पे चले, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट करे, यूएनओ की कानूनों को माने। इस तरीके से बात ये कर रहा है आदर्शवाद। और ये बात करता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म का मतलब है कि आइडियल स्टेट, जैसे कि प्लेटो के बारे में पढ़ोगे आप सभी थर्ड ईयर के अंदर, कि प्लेटो क्या कहता है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। तो
ऐसे ही आइडियलिज्म थ्योरी है, इसका ये कहना है कि एक स्टेट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात करते चाहिए पर है, व्हाट शुड वी डू, चाहिए पे बात करते हैं। लेकिन अब बात आती है रियलिज्म की, तो देखो रियल फैक्ट की बात करते हैं ये, और फैक्ट बताते हैं कि क्या हो रहा है, ये बात नहीं करते क्या होना चाहिए, ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए पहले समझते हैं हम रियलिज्म कहता क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, और क्यों इसने रियलिज्म ने आइडियलिज्म की अप्रोच को नकार दिया। रियलिज्म का कहना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पावर पॉलिटिक्स यानी कि पूरी दुनिया पावर्स गेन करने के लिए लगी हुई है, जिसके कारण से वॉर कभी भी हो सकता है, और नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक देश की सभी नीड्स फुलफिल तभी होगी जब एक कंट्री के पास पावर होगी, और इस तरीके से वो कंट्री क्या अपने देश की सभी लोगों की इच्छाओं को प्रोग्रेस कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम एक इंसान, मान लो एक इंसान बहुत पतला सुकड़ा है, बहुत पतला सुकड़ा है ना, अब एक इंसान बहुत हट्टा कट्टा है। अब कोई भी आएगा पतले सुकड़े इंसान को, चलो साइड होते रही ऐसे कि तैसे, देख तो पतले लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता है, पतला इंसान देखा ही नहीं, चल चढ़ जाता है उसके ऊपर, चल इधर चल निकल, दो रैपिड भी कब लगा दे। और अब अभी कभी आपने देखा होगा तो एक कार वाला कभी भी रिक्शा वाले को कभी थप्पड़ मार देता है, ऐसा होता नहीं इंडिया के अंदर, जबकि हमें रिक्शा वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब यही हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कार वाले के पास एक अलग ज़्यादा पावर एज कम्पेयर टू रिक्शा वाला, एक मोटे इंसान के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू एक थिन यानी कि पतले इंसान के मुकाबले में। अब इसलिए जब कार वाला या एक मोटा इंसान अपने से छोटे इंसान या कार वाला अपने से छोटे यानी कि गरीब इंसान को दबा सकता है, सेम यही कंडीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर है। जो कंट्री पावरफुल होगा, सुपर पावर होगा, वो क्या करेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी कंट्री पे अपना दबाव बनाएगा, यानी कि जो भी कंट्री पावर सुपर पावर यानी कि पावर्स गेन करना चाहता है वो अपने देश की नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। रियलिज्म की थ्योरी ये कहती है, इसलिए मोरल प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाना चाहिए। मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, मोरलिटी गैप बाढ़ में गाया है, नेहरू जी ने भी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते तिब्बत को चाइना के गोद में जाकर दे दिया था। चाइना ने क्या किया था, पीछे से आके छुरा भोग दिया था 1962 के अंदर, हमने ये भुगता था ना, याद आया आप सभी को। तो मोरल प्रिंसिपल जाए पहाड़ में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रगल करना लाजमी है, और वॉर तो होगा ही होगा भाई। जब एक कंट्री सुपर पावर दूसरा कंट्री सुपर पावर बनना चाहता है तो ये होड़ लगी पड़ी है, वेपन्स की होड़ लगी पड़ी है, भारत जो भी करता है पाकिस्तान देख के वो भी करने लग जाता है, चाइना इधर है, तो हम अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड के अंदर यही चल रहा है, इसी को कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पावर नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए तो बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट यहीं से निकल कर आएगी, किस तरीके से हमें इस कंट्री के मुकाबले पूरे बराबर बनकर रहना है। अगर ये कंट्री हमसे आगे निकल गया तो कभी भी हमें दबा सकता है। समझ में आ गया आपको? चलिए तो रियलिज्म की थ्योरी आपको मैंने पहले कंसेप्ट समझाया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से आइडियलिज्म की इसने बातों को नकार दिया और इस तरीके से अब रियलिज्म की अप्रोच आया। अब रियलिज्म की अप्रोच ये कहता है, और इसी अप्रोच में यानी कि रियलिज्म अप्रोच के अंदर ये बंदा आपको दिख रहा है, ये बंदा, ये बुड्ढा दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है मोरगेंथ्यू। क्या नाम है? मोरगेंथ्यू। इसने 6 प्रिंसिपल्स दिए, बड़े धमाकेदार प्रिंसिपल्स दिए कि कौन से प्रिंसिपल्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर सभी कंट्री को अपनाने चाहिए, और फैक्ट बताया, क्योंकि रियल नाम है इसका, रियल, ये रियल बातें बताएगा, नोट कि क्या होना चाहिए, इसकी बात नहीं करेगा, क्या हो रहा है ना, इसकी बात करेगा ये। चलिए तो क्लास को दोस्त अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है खत्म। तो पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग इस चैनल के ऊपर मैं वीडियोस ऐसे डालते रहता हूं, और पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर तमाम तरीके की जो थ्योरीज है आज की इस क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे। यानी कि जो रियलिज्म थ्योरी सबसे मेन थ्योरी आपका ये, ठीक है, थ्योरी मतलब एक ये अप्रोच है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंड इससे पहले मोरगेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर मेरी ये फर्स्ट वीडियो भी आ चुकी है, ये दोस्त वीडियो पहले आई थी, इसमें थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम्स हो गई थी, देन इसलिए मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बनाकर डालते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और इस तरीके से पूरी दुनिया के मैप में सुपर पावर्स दम रखते हैं, कमजोर कंट्री को दबाना चाहते हैं। एंड अगर यही शक्ति यानी कि सुपर पावर्स या पूरी दुनिया के कंट्री, जैसे कि आइडियलिज्म कहता है कि हमें पावर्स गेन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब रियलिज्म क्या कहता है कि पावर्स गेन नहीं करना चाहिए। अगर पावर गेन ही करना है तो पूरी दुनिया में देखो भाई, अगर पावर गेन नहीं करते तो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता, तो सेकंड वर्ल्ड वार होता, एक कोल्ड वार होता है, अमेरिका जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराता, सोचो जरा एक बार
है। तो सुपर पावर्स क्या करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के कंट्री क्या करना चाहते हैं, पावर्स को गेन करना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इस तरीके जैसे कि इंसान क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, इस तरीके से छल कपट करता है, जो भी करता है बस अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है ताकि उस बंदे को दबा सको, चलो इस साइड में हो जा, ये होता है ना। तो यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के नक्शे में उसी बंदे का, या बंदे मतलब उसी कंट्री का नाम रोशन होगा जो सुपर पावर, चाहे इकोनॉमी में हो या जीडीपी में हो या पर कैपिटा इनकम में हो, या सुपर पावर नेचुरल पावर भी होना चाहिए, ध्यान रखना वो, है ना। चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो या कल्चरल सेक्टर में हो या सोशल सेक्टर में या पॉलिटिकल सेक्टर में, लेकिन होना चाहिए भाई, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी की दोस्तों एक रीढ़ बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जो कि हर कंट्रीज को बना के रखना चाहता है। एंड इसी की बात करेंगे हम मार्गेंटियो की 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। एंड इसी बंदे ने दिया रियलिज्म की मेन, कहते नहीं है कि रियलिज्म जो अप्रोच है इसको एलोबरेट किया, ठीक है, मार्गेंटियो ने अपनी पुस्तक के अंदर पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है, 1948 में इसकी बुक आ गई थी। अभी इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले इसके थ्रू समझाऊंगा सारा कुछ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने दोस्त इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हम बात करेंगे एजम्पशंस की, ठीक है। एजम्पशन का मतलब यह है कि रियलिज्म की जो थ्योरी है ये मानकर चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्री हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो क्या करते हैं, शक्ति यानी कि पावर्स गेन करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वेपन्स प्राप्त करना यानी कि वेपन्स चाहते हैं, और इसलिए कभी भी इंसान का जो स्वभाव, जो बिहेवियर है वो वॉर वाला है। यानी कि इसलिए इंसान की इन्हीं हरकतों की वजह से वेपन्स गेन करना, सुपर पावर्स बनना, पावर्स गेन करना, है ना, इन्हीं वजह से कभी भी वॉर हो सकता है ना। अब एक एग्जांपल फिर से देता हूँ मैं। मान लो कि एक ग्रुप है, मान लो कि आप एक गली या नुक्कड़ पे ही गई, गली आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। कुछ लोग को कहना है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चल भी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो तीसरा बंदा आएगा नेता बनने के लिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। चौथा आएगा फुल पंचायत में, हो चल भी ऐसा होना चाहिए। अब इसी वजह से क्या होगा, चारों लोगों की आइडियोलॉजी अलग थी, इसी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इंसान का बिहेवियर ही क्या है, वॉर जैसा है। 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन पता कब लड़ाई कर ली ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। तो सेम यही कंडीशन जब एक इंसान का है तो इंसानों को मिलाकर तो पूरा राज्य यानी कि पूरा देश बना पड़ा है। इसलिए देश का भी यही बिहेवियर है कि कभी भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से कब युद्ध कर ले, कब वॉर कर ले, कुछ पता नहीं है। अब चाइना पाकिस्तान जैसे नापाक कंट्री यहाँ पे धरती पे होंगे तो वो क्या करेंगे, कभी ना कभी दोस्तों उंगल किसी में करेंगे। चलिए, तो ये ह्यूमन बिहेवियर की कह सकते हो एक तरफ से फीचर्स है ना, कि हम वेपन्स चाहते हैं, हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, कभी भी, इसलिए वॉर भी हो सकता है, ठीक है। ये एजम्पशंस भी आपकी मानकर चलना है, तभी इस थ्योरी को आप समझ पाओगे। एंड यथार्थवाद रियलिज्म को हिंदी में कहते हैं। तो यथार्थ मतलब होता है यथार्थ, रियल, फैक्ट, जो फैक्ट की बात है वही बताएगा ये आज आपको रियलिज्म। तो यथार्थवाद शक्ति और राष्ट्रहित पर जोड़ देता है। बस ये 2 वर्ड ध्यान रखना, शक्ति और राष्ट्रहित, पावर और नेशनल इंटरेस्ट, यही 2 प्रिंसिपल है जिसके वजह से रियलिज्म पूरी टिकी हुई है इन दोनों के ऊपर। मैं पहले आपको डिफाइन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। नोट्स दोस्तों हमारे हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश मीडियम में भी होंगे। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे नोट्स दोस्तों इंग्लिश में भी, टेंशन मत लेना। ये देखो इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे नोट्स निकाल रखे हैं, ठीक है। एंड साथ ही आपको मैं एक शॉर्ट नोट्स की स्लाइड्स भी दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इन सबके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पहले बात करते हैं सबसे पहले ये कि 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट माना है। पहली चीज है दोस्तों पावर, दूसरी है नेशनल इंटरेस्ट। पावर तो आप जानते ही हो, चाहे इकोनॉमिक पावर बनने की बात हो या पॉलिटिकल पावर बनने की बात हो या सोशल पावर, है ना, या कल्चरल पावर, या सिंपल बताऊं तो आपको स्ट्रक्चरल पावर। कौन सा पावर, स्ट्रक्चरल पावर, ढांचागत शक्ति प्राप्त करना होता है, जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस सब कुछ आपका आ जाता है। जैसे कि अमेरिका 12 देशों के बराबर अकेले है, उसका सुरक्षा रक्षा बजट है। तो इस तरीके से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका एक सच में सुपर पावर है और कोल्ड वार के दौरान ही उसने दम दिखा दिया अपना, तभी तो अमेरिका पावरफुल रहा और सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये खैर दोस्तों ये बात रही सुपर पावर्स की। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब, नेशनल इंटरेस्ट की कोई भी एक एक्चुअल में कहते हैं कि एक डेफिनेशन, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने रूप में इसको समझाऊं तो सिंपल, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है नीड्स। अब एक कंट्री की नीड्स क्या क्या होती है, सबसे पहली जो नीड्स होती है कि हम अपनी कंट्री में यूनिटी बनाए रखें, हम अपनी कंट्री का सोवराइटी, संप्रभुता अपने देश के अंदर
इंटरनल मामले में और एक्सटर्नल मामले हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट रहे, हम इसको इस सिस्टम को बना कर रखें, ना कि कोई कंट्री आके हम प्रेशर बनाए, दबाव बनाए। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी कंट्री सोमराइटी रहे, देश के अंदर इक्वलिटी रहे, अपने देश का डेवलपमेंट होता रहे, है ना, एंड देश हमारा मतलब कि डिफेंसिव रहे, सुरक्षा रहे, डेवलपमेंट भी होता रहे, जीडीपी भी हमारा ग्रोथ करे, है ना, एंड देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी मिले, एंड देश हमारा प्रोग्रेस भी करे। और इस तरीके से हम स्पेस के सेक्टर में या हम इकोनॉमिक सेक्टर में हम क्या करें, प्रोग्रेस करें, देश का पर कैपिटा इनकम भी क्या हो, है, इंक्रीज हो। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से अगर देश की नीड ये है तो नेशनल इंटरेस्ट इसको ही कहा जाता है। अब ये बात ठीक है कि नेशनल इंटरेस्ट के भी एक दो थ्योरी निकल कर आ गई है। अभी हम आगे जानेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट में भी एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट दो तरह के प्रिंसिपल्स आ गए। परमानेंट उनको कहा जाता है जो चेंज नहीं हो सकते, ये सभी कंट्री की नीड होती है। नॉन परमानेंट उनको कहा जाता है जो सभी कंट्री की अपने अकॉर्डिंग नीड होती है। ठीक है, तो जो परमानेंट है उसमें सभी कंट्री चाहते हैं मेरी कंट्री में यूनिटी रहे, सभी कंट्री चाहते हैं मेरे कंट्री में सोमराइटी रहे, सभी कंट्री चाहते हैं मेरे में इक्वलिटी रहे मेरे कंट्री में, एंड सभी कंट्री चाहते हैं मेरे देश डिफेंसिव रहे और डेवलपमेंट होता रहे। तो यार ये जो यह है ये सब के सब परमानेंट है जो कि सभी कंट्री के लिए। बाकी इधर वाले प्रिंसिपल जो है ये नॉन परमानेंट है, सभी कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको नेशनल इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको समझने में टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही आसानी होने वाली है। अब हम बात करेंगे 6 प्रिंसिपल पे मॉर्गेंथ्यू की। टॉपिक की स्टार्टिंग यहीं से होती है, कहां से, मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल से। ये आपको दिख रहा होगा मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल्स स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्त मेरी एक आदत है, मैं आपके खोपड़े में ऐड करना चाहता हूँ इस टॉपिक, आपके खोपड़े में पूरा घुसा दूंगा। इसलिए पहले हम आते हैं अपने ही नोट्स के ऊपर, जहां पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आ जाओ, हमारे नोट्स कहाँ हैं, कितने कितने भाई नोट्स कितने यार, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। ये रहा हमारे नोट्स। अब आ जाते हैं हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी टॉपिक को बता रहे होते हो, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको थिंकर्स के नाम लिखना होता है। अदरवाइज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको मार्क्स नहीं मिलते। क्या करना होता है, थिंकर्स के नाम लिखना होता है। क्यों, जैसे कि आईआर के अंदर ये जो रियलिज्म की थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको, ये आज नहीं आई है, इसके प्रमाण तो 2000 पहले से ही मिलते हैं। इंट्रोडक्शन का टॉपिक आप इसमें ऐड करोगे। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। एक बंदा था भाई, आपको बता देता हूँ पहले ही मैं। इंग्लिश की स्लाइड्स और इंग्लिश की नोट्स नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे की मेजोरिटी है, लेकिन मैं दिखाऊंगा दोनों ही बच्चों वाले को, टेंशन मत लेना। एक बंदा है सुनजू, चीन का रहने वाला था। इसकी बुक थी आर्ट ऑफ वॉर। कौन सी बुक थी, आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इस बुक के अंदर क्या किया, इसने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जिक्र किया, जिससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी पुरानी सिस्टम है और बहुत पहले से चली आ रही है। ये देखिए 2000 साल पहले की बात है। ऐसे ही कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, जिसकी बुक है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक, है ना। इसने भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक राजा की भूमिका, एक किंग की रोल क्या होना चाहिए पढ़ा होगा आपने, है ना। 7 प्रिंसिपल इसके भी सप्तांग थ्योरी कहा जाता है। एंड थुसिडाइड्स, ये देख लो भाई, इसकी बुक है हिस्ट्री ऑफ द फिनोमेंशियन वॉर। क्या कहते हैं, इसको फिनोफेंशियन कह लो या फिनोफेंशियंस कह लो, वॉर कहता है। एंड मेकियावेली की पुस्तक है द प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड होब्स की बुक है लिवियथन। इन सभी बुक्स और इन सभी थिंकर्स के द्वारा अपनी बुक्स के अंदर यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के बारे में बताया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि रियलिज्म की थ्योरी आज से लगभग 2000 साल पहले ही आ चुकी थी, लेकिन बुक्स में आपको 18 से 19 सेंचुरी में इसका राइज बताया गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया, इसलिए आपको ये पहले जिक्र करना होगा ताकि टीचर को समझ में आ जाए, बच्चा बड़ा अच्छा है, कहाँ से पढ़ के आया, ओम बट स्वाहा पूरे बाक्स दे दो। चलो बात करते हैं दोस्तों हम यथार्थवाद की। तो यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है। रियलिज्म जो है ये ग्रीक के रीस शब्द से बना है। किससे बना है, रीस शब्द से बना है। किससे बना है, रीस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वस्तु। यानी कि इस वस्तु के लिए सभी स्ट्रगल करना चाहते हैं और ये फैक्ट बताता है। क्या बताता है, फैक्ट बताता है। जो चीज आपको दिखती है ना, वस्तु। अब देखो यार, ये वर्ल्ड का क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है। अब ये चीज मेरे को दिख रही है तो एक ये वस्तु है, तो ये बात करता है फैक्ट की, जो विजुअल हो, है ना। ये नॉन विजुअल की बात नहीं करता, जैसे कि आइडियलिज्म, ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, ये सब इसकी बात नहीं करता। ठीक है, ये बात करता है क्या दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा। डेफिनेशन बताऊं तो ये उस विचारधारा से निकला है जो भौतिक जगत को सत्य मानता है, जो चल रहा है ना आपको,
जैसे कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि एक इंसान का बिहेवियर है, ये इंसान के बिहेवियर को पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जोड़ देता है। और एक इंसान भी, जैसे कि हमारा एक बिहेवियर होता है, हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट एक कंट्री करता है। इसकी एग्जांपल देगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड आदर्शवाद की आलोचना करके, आइडियलिज्म की आलोचना करके ही यथार्थवाद, ये रियलिज्म आया है। एंड अब आपको तमाम तरीके के लोग आएंगे जो इसके बारे में अपने विचार देंगे। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, पहले हिंदी मीडियम में बता दूं मैं, देन फिर मैं इंग्लिश वाले बच्चों के नोट्स दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको। चाणक्य ने कहा है कि युद्ध अनैतिक नहीं बल्कि वीरता का परिणाम है। अब जो युद्ध की बात करता है वो रियलिज्म है, क्योंकि जो युद्ध की बात नहीं करता, जो शांति की बात करता है, जो मोरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, वो आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद है, ठीक है। तो कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने या विष्णुगुप्त कह लो, तीनों इसके नाम है। इसने क्या किया है, इसने कहा युद्ध अनैतिक, यानी कि युद्ध ऐसा नहीं है कि युद्ध मतलब कि मोरलिटी वाली प्रिंसिपल से नहीं है, युद्ध भी एक मोरलिटी वाली प्रिंसिपल है और ये एक वीरता का परिणाम है, ठीक है। ये चाणक्य का कहना है। एंड होब्स का कहना है, जिस तरह प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य आत्म संरक्षण होता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज्य का उद्देश्य होता है। आपने पढ़ा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, होब्स की, रूसो की, सब पढ़ा होगा आपने, तो मच बेटर है। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है कि जब इंसान धरती पर पहले आते तो स्टेट नहीं था, तो लोग ऐसे आपस में मिलजुल के रहा करते थे, लेकिन उस समय इंसान को खतरा एक दूसरे से ही था, इसलिए इंसान अपने आप को सिक्योर करने के लिए पावर स्कोर करता था, यानी कि पावर गेन करता था। समझ में आया आप सभी को? तो सेम यही कंडीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर है कि एक स्टेट को अगर सुरक्षा यानी कि सिक्योर रहना है पूरे वर्ल्ड में, तो पावर गेन करना होगा, वरना कब को आके दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया आप सबको? क्योंकि कमजोर की कोई पूछ नहीं होती वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जैसे कि एक इंसान पे मैंने बताया नहीं कि एक इंसान कमजोर इंसानों को कैसे दबाया जाता है, वैसे एक कंट्री भी है, ये कंट्री को कब को दबा दे, कब को अटैक कर दे भाई, है ना। ये होब्स कहता है। मैकियावेली क्या कहता है कि मनुष्य, शस्त्र, धन और रोटी, ठीक है, 4 चीजें बताया। जो बता रहा हूँ सही से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैकियावेली ने। मनुष्य यानी कि ह्यूमंस, शस्त्र यानी कि वेपन्स, धन यानी कि वेल्थ, धन दौलत वेल्थ, एंड रोटी ब्रेड, ठीक है। अब ये 4 चीज इसने बताया, किसने? मैकियावेली ने, कि ये युद्ध की शक्ति है, ये वॉर की यानी कि वॉर करने की पावर है। जिसके पास ये 4 चीज होगी वही वॉर कर पाएगा, युद्ध कर पाएगा। मनुष्य, शस्त्र, धन और रोटी, ये 4 चीज। लेकिन इन चारों में से भी मनुष्य और शस्त्र, क्या चीज? यानी कि मनुष्य यानी कि ह्यूमंस एंड शस्त्र यानी कि वेपन्स, ये दोनों धन और रोटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनुष्य और शस्त्र यानी कि ह्यूमंस और वेपन्स अगर है तो धन यानी कि वेल्थ और ब्रेड यानी कि रोटी भी आराम से आ जाएगी। लेकिन यही दोनों मनुष्य और शस्त्र नहीं है और धन और रोटी है, तो धन और रोटी कभी मनुष्य और शस्त्र नहीं ला सकती। आप सभी को मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी एवं धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बात है भाई मैकियावेली, क्या बात है यार, ये बात कहा है मैकियावेली ने। इसलिए मनुष्य और शस्त्र युद्ध की बात कर रहा है, इसलिए भी वो है वेपन्स की बात कर रहा है ये भी, जबकि आइडियलिज्म बात नहीं करते लेकिन रियलिज्म बात कर रहे हैं। मार्गेंतो का यथार्थवाद की बात करेंगे हम, ठीक है। 6 प्रिंसिपल जो इसके मार्गेंतो के हैं, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि शक्ति का सिद्धांत ही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको है। एक बार जो अभी आपको मैंने बताया थिंकर्स के व्यूज़, एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ दोस्त यहाँ पे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमें इंग्लिश में नहीं बताया जा रहा, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे ऊपर हम, हाँ ये देखो दोस्तों, रियलिज्म पे आ गए हम। इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक ये रहा। ऐसे में नोट्स तो आपको दूंगा ही, आप उसको वहाँ से रीड कर लेना, ऐसे आपको कोई डाउट तो बचेगा नहीं, ठीक है। एंड ये रहा आइडिया ऑफ रियलिज्म आर फाउंड इन चाइनीज, उसके आर्ट्स बुक, इसके जो आर्ट ऑफ द वॉर, इसके जो बुक का नाम था वो है, ठीक है दोस्तों। मिस प्रिंटिंग होगी वॉर की स्पेलिंग, आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। एंड कौटिल्य की बुक है भाई अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जिसको कहते हैं हम। तो ये तमाम तरह की यहाँ जो आपका बुक्स वाली बात थी वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। एंड रियलिज्म की बात चल रही है, तमाम रियलिज्म के बारे में जो अपने यहाँ वर्ड्स को कह रहे हैं, उनके यहाँ उनके एक्सपीरियंस को, उनके व्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चाणक्य, वॉर इज़ नॉट इमोरल, बता दें ये इमोरल नहीं है, बट द रिजल्ट ऑफ, इसका जो रिजल्ट होता है दोस्त वो क्या होता है, वो एक वीरता का परिणाम है, जिसने कहा था, ठीक है। एंड चाणक्य ने कह दिया, एंड होब्स ने भी कह दिया कि जस्ट
क्या इसने बताया था, जैसे नेचुरल स्टेट की बात करी थी जिसके अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान से खतरा होता है ना, वैसे एक इंसान सेल्फ सिक्योरनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है ताकि उस पर कोई अटैक ना कर सके। इस तरीके से आपको सारे प्रिंसिपल्स, मैकियावेली के प्रिंसिपल्स भी हो गए, ठीक है। इसलिए दोस्तों पावर, वेल्थ, ब्रेड और वेपन्स की बात करी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ह्यूमंस की बात करी थी। इस तरीके से ये सारी बात हो गई। एंड अब हम बात करते हैं 6 प्रिंसिपल की, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों हम 6 प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। 6 प्रिंसिपल पे हम आ जाते हैं। पहले मैं फटाफट हिंदी में दिखा दूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बड़े इतने हार्ड नहीं है कि आपको इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना ना है, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। चलिए अब बात आती है 6 प्रिंसिपल की। इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लोगों को क्या मानना चाहिए, लोगों मतलब कंट्री को क्या मानना चाहिए, एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी है, इसी को लेकर मार्क गेंथू एक बंदा है जिसने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, मैं लिख के बता देता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ ना आए, भाई ऐसा दिक्कत भी हो जाता है ना। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, राष्ट्रों के मध्य राजनीति, क्या बोला मैंने, राष्ट्रों के मध्य राजनीति, सभी देशों के बीच में पॉलिटिक्स होना। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस कब आई थी, 1948 में आई थी। मॉर्गेंथ्यू की बुक है ये, ठीक है। एंड इसको पब्लिश पूरी दुनिया में 1949 में की गई थी, लेकिन ये आ तो गई थी 1948 में ही, ठीक है। चलिए आपको 1948 वाला ही सन लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, 1949 लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा। चलिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसका क्या है, अब देखो जो ये बात करेगा पूरे खोपड़े में छेद करेगा ये, ठीक है। देखते हैं इसकी बात क्या है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। मैंने क्या बताया था आप सभी को कि इसने इंसान के बिहेवियर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिनोट कर दिया। कैसे, ये बोलता है कि एक इंसान सेल्फिश होता है, सब सारा सेल्फिश होता है, क्या करता है वो, बड़ा स्वार्थी होता है। अब एक इंसान दूसरे से रिलेशन इसीलिए बनाता है कि उस बंदे से मेरा फायदा हुआ। अब एग्जांपल लो ना यार, अब आपका दोस्त ही देख लो यार, अब आपका दोस्त आपको मतलब होता है तब याद करता है, हाँ यार, हाँ ये काम है यार, ये काम कर दे यार भाई, ये काम कर दे, अरे काम कर दे, ऐसा करता है ना वो, है यानी कि जब उसको मतलब होगा तब वो आपको याद करेगा। पहली चीज तो ये। एंड एक इंसान दूसरे इंसान से रिलेशन अपने फायदे के लिए बनाता है, जब अरे इस बंदे से मेरा ये फायदा, भाई रिलेशन बना लो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फायदे के लिए, नहीं फायदे के रिलेशन बना लेते हैं। दूसरी चीज ये कि एक इंसान जब भी तक अपना रिलेशन रखता है दूसरे इंसान से, जब तक उससे उसको फायदा मिल रहा हो, फायदा खत्म, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, तू कौन मैं कौन, चल शाम गया रात गया बात गई, चल निकल यहाँ से, है ना, यही होता है। तो सेम यही कंडीशन है पूरी दुनिया के अंदर है, एक स्टेट के ऊपर भी। एक स्टेट दूसरे स्टेट से रिलेशन ये देख के बनाता है कि उससे मेरा नेशनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्रीय हित। अभी आपको मैंने बताया था राष्ट्रीय हित के डेफिनेशन, नेशनल इंटरेस्ट की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था परमानेंट नॉन परमानेंट वाली बात, वही सेम बात है। एक माफ करना भाई, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन यही देख के बताता है कि मेरे देश के नेशनल इंटरेस्ट क्या रहे, सुरक्षित रहे, ताकि कोई खतरा ना हो मेरे दोस्त, समझ में आ गया आप सभी को। एंड एक कंट्री दूसरे कंट्री के रिलेशंस भी तभी तक रखता है जब तक उसका फायदा हो, यानी कि उसकी नेशनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। अब नीति कैसे बनाते हैं, आपने सुना होगा फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी की फॉरेन पॉलिसी, मनमोहन सिंह जी की फॉरेन पॉलिसी हो गई, एंड जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, शास्त्री जी की फॉरेन पॉलिसी, सबकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। अमेरिका में बाइडेन की पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी कुछ और है, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी कुछ और होती है, सबकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है जो ये डिसाइड करते हैं कि हमें दुनिया में किससे क्या रिलेशन रखने हैं और कैसे रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, और हमें क्या दुनिया में चलना कैसा है। जैसे एक देश में चलने के लिए भी कानून होता है, वैसे पूरे दुनिया में चलने के लिए एक नियम होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे दोस्तों हम तो भाई चलते हैं, आपको पता है यार, हमारा विश्व में शांति में विश्वास रखना का सबसे बड़ा साधन है हमारा, है ना, हम तो गुड एंड पेस्ट कंट्री हैं, ये हो जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बता देता हूँ। पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। समझ आप सभी को कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो ह्यूमन नेचर पे डिसाइड है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है इंग्लिश के अंदर। एंड चलिए अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की। चलिए यानी कि सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। राष्ट्रीय हित यानी कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करना। ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ना,
मार्गेंथु ने कहा है इसको शक्ति के रूप में परिभाषित करो। क्यों? क्योंकि मार्गेंथु ने कहा है कि इस पावर से ही नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल एक कंट्री तभी कर सकता है जब वो पावरफुल है। अब दोस्त मान लो कि मैं एक बंदा हूँ, बंदी थोड़ी, बंदा ही हूँ। अब मेरी एक बीवी है, एक ही बीवी होगी, घर वाली बाहर वाली थोड़ी हो गया, मरवा हो गया। चलिए एक बीवी है, 6-7 बच्चे भी हैं, है ना, है 6-7 बच्चे भी हैं। चलिए अब इसलिए अब मुझे अपनी बीवी के भी 6-7 बच्चों की भी साथ साथ कुछ और ज़रूरत भी होती है, अपनी को ज़रूरत भी होता है। अगर घर वाली ठीक है, अगर बाहर वाली हो तो मजाक कर रहा हूँ भाई, तो तमाम तरह की नीड भी होती है। अब उसको पूरा करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, है, तभी तो कर पाऊंगा, है, समझ में आप सभी को। तो सेम भाई कंट्री पे ही एक कंडीशन आती है कि अगर अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है तो कंट्री के पास भी पावर होना चाहिए। अब ये पावर जैसे कि अमेरिका बोलते भाई, अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर है भाई, जो चाहे वो कर सकता है, वैसे ही इंडिया को भी तो बनना पड़ेगा ना। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए चीज़ को यानी तो पैसा होना चाहिए, वैसे पूरी दुनिया के अंदर पावर होना चाहिए, है ना। अब ये पावर को आप क्या समझते हो, शक्ति से क्या समझते हो, एक अलग ही चैप्टर है, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जो आपको हर वो चीज़ जो आप चाहते हो आपको प्राप्त करने में, आपको गेन करने में आपकी मदद करे, हेल्प करे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई फीलिंग। चलिए अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है आपका। सेकंड पॉइंट समझ में आ चुका है आपको, है ना। सेकंड पॉइंट को क्या कहते हैं, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ताकि हम सुपर पावर यानी पावरफुल बने रहें, है ना। एंड इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर के रूप में ही नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। हमने आपसे कहा था ना, अरे बुड़बक लोग है, याद है क्या कहा था मैंने कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तो हम आपको क्या बताएं, फिर भी मैंने आपको बताया था कि इसके परमानेंट नॉन परमानेंट दो तरीके इसको डिवाइड किया गया है। चलिए बात करते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको एक को बोला जाता है परमानेंट कह लो, एक को कहा जाता है क्या, नॉन परमानेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसको परमानेंट कहा जाता है उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे एक कंट्री अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है ना। देश में एकता बनी, यूनिटी बनी रहे, अखंडता बनी रहे, संप्रभुता, सोमराइटी का मतलब क्या होता है? एक कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले से भी इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिलेशन बनाएगा तो वो ये देख के बनाएगा कि उसके कंट्री की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे कोई खतरा ना है, संप्रभुत्व पे कोई खतरा ना है। ठीक है, तभी वो एक कंट्री से रिलेशन बनाएगा। ये तो परमानेंट चीज़ है, ये सभी कंट्री चाहेंगे। ठीक है, एंड दूसरा है अपरिवर्तनीय के बाद परिवर्तनीय, इसमें चेंज भी हो सकता है। जैसे नेशनल इंटरेस्ट यानी कि एक देश की जो ज़रूरतें हैं, बेसिक फंडामेंटल नीड्स हो गई, वो तो सबकी है ही है, लेकिन इसमें वो चीज़ आता है जो इंसान का लक्ष्य है, यानी कि परिवर्तनीय हितों की प्राप्ति ना हो, परंतु अपरिवर्तनीय हित विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। समझा आप सभी को? यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मेन जो पर्पस होना चाहिए वो परमानेंट वाली जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट है ये होना चाहिए, यानी कि एक देश की यूनिटी, अखंडता और जो संप्रभुता है यानी कि सोमराइटी है ये बनी रहनी चाहिए। तो ये तो नेशनल पॉलिसी का यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी उसका पार्ट तो होना ही होना चाहिए, लेकिन जो परिवर्तनीय वाला है ये बेशक उसका पार्ट ना हो, क्योंकि इसके अंदर तमाम तरह की विकास करने के बाद, रोजगार करने की बात आ जाती है। ये जरूरी, पहले एक देश का होना जरूरी है। एक देश है तो हम सबको रोजगार ही मिल जाएगा, हमारा पेट भी भर जाएगा, क्योंकि देश है तो हम हैं। समझ में आया आप सभी को? चलिए, तो ये आपका हो गया थर्ड प्रिंसिपल। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बार आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। हमारी स्लाइड ये रही, नो फिक्स्ड और अनचेंजिंग मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए एंड अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल्स की। बहुत इजी प्रिंसिपल्स है, आपको दो बताना है कि ये हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये सभी कंट्री को अपनाना चाहिए, है ना। परमानेंट वाला, अपरिवर्तनीय वाला, एंड परिवर्तनीय वाला में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मार्गेंथु ये सारी बात कह रहा है।
नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल है राष्ट्र हितों का स्वरूप परिवर्तनीय होता है। जो नेशनल इंटरेस्ट है ये चेंजेबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, समय समय पे चेंज होते रहते हैं। अब देख लो यार 1991 से पहले इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त सोवियत संघ हुआ करता था, है जिसको USSR, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक कहा जाता था। बहुत अच्छे हमारे रिलेशन थे, जितने अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन हमारे नहीं थे। और शुरुआत से सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से हमारे USSR के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, जिसने हमारा समय समय पे साथ दिया, चाहे डिफेंस में। आज भी देख लो भाई हमारे कई मिसाइल्स, कई वेपन्स आज रसिया से आते है ना। एंड सबसे बड़ा दोस्तों अगर खरीदार है कोई वेपन्स का तो हम रूस से ही हैं, पता होना चाहिए आपको ये। तो इसलिए हम ये आपको बताना है कि समय के अकॉर्डिंग हमारे नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट मतलब हमारे एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की जो प्रिंसिपल्स है वो है ना। क्या जैसे कि 1991 से पहले हमारे रिलेशन बहुत अच्छे USSR से हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन अमेरिका से हो गए, क्योंकि अमेरिका भाई पूंजीपति कैपिटलिज्म की जीत हुई। कोल्ड वार वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया, नहीं देखा आपने कोल्ड वार की वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए तो यही आपको बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, ये कोई स्थायी नहीं होता, परिस्थितियों और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी कंट्री की दोस्ताना छूट जाता है। एग्जाम्पल दूं, अब मेरा संबंध यानी कि एक, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि एक इंसान दूसरे से रिलेशन बनाता है अपना फ़ायदा देखकर, क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं। पता मार्क एंथोनी ने क्या कहा है, एक इंसान स्वार्थी होता है, ढोंगी होता है, पापी होता है, भाई आडंबर करता है ना। हम सब स्वार्थी हैं, मार्क एंथोनी ये कहता है। साला एक इंसान अपना फ़ायदे के लिए दुनिया के पीछे लगा रहता है, अच्छा यार इससे मेरा फ़ायदा होगा, चल भाई तू मेरा दोस्त बन जा यार, फ़ायदा खत्म मतलब खत्म। वैसा ही सिंपल नेशनल इंटरेस्ट भी है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है ना, एंड गठबंधन बनाता है, अलियांस बनाता है, ताकि क्या हो उस कंट्री की भी एक बातचीत बनी रहे, तो पूरी दुनिया के अंदर रेपुटेशन बनी रहे। ओके की रिपोर्ट वाली बात रहेगी तो कोई छेड़ने भी नहीं आएगा, है ना। तो राष्ट्रीय हित क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है समय और परिस्थितियों के अनुसार, टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कंट्री की रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ चेंज हो जाती है ना। दोस्त अमेरिका चीन से इतनी नफरत करता था कि अमेरिका ने चीन को 1970 तक UN में घुसने तक नहीं दिया, सोच लो यार। लेकिन आज वो बात ठीक है कि आज भी ट्रम्प के टाइम से कुछ ज़्यादा मतलब कि ट्रेड रिपोर्ट चलते रहते हैं, अभी बाइडन ने भी कर दिया, क्योंकि चीन की पॉलिसी इस तरीके से कुछ ज़्यादा इस तरीके से है ना। लेकिन ये होता है कि समय समय पे एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस कभी बिगड़ते भी हैं, कभी बनते भी हैं, कोई भी आपका स्थायी नहीं होता वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे मान लो कि कोई आज आपका दोस्त है तो कल वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, और आज जो आपका दुश्मन है कल वो आपका दोस्त भी बन सकता है। वैसे सेम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर मार्क एंथोनी कहता है कि जो कंट्री आज आपका दुश्मन है कल आपका दोस्त बन सकता है, जो आपका दुश्मन है वो आपका दोस्त भी बन सकता है, जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है, दोस्त है जो दुश्मन बन सकता है। ये सब प्रिंसिपल चलते रहेंगे यार। जैसे राजनीति में नहीं होता, राजनीति में क्या होता है किसी का कोई अपना सगा बाप नहीं होता, है ना। वहाँ पे क्या है, जिसका अपना फायदा, जो अपनी सत्ता जिसके पास मिल जाएगी वो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। कितनी गंदी चीज़ होती है पॉलिटिक्स, आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है ये आपको हमको दिख ही रहा है ना। वैसे दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर है कि कुछ भी स्थायी नहीं है ना। क्लियर है, जो आपका शत्रु है वो मित्र बन सकता है, जो मित्र है वो शत्रु बन सकता है ना। कब कुछ पता भी नहीं चलेगा भाई। चलिए एंड आपको मैं इसका इंग्लिश में भी मीनिंग दिखा देता हूँ मेरा बच्चा। चलिए एंड बच्चा मतलब मेरे दोस्त, है ना, ये मत समझ जाना भाई। चलिए एंड क्या है, इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मोरल एस्पायरेशन ऑफ अ नेशन एंड यूनिवर्सल मोरल लॉस। अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल्स की, जिसका कहना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भौतिक मूल्य को नहीं अपनाया जा सकता। भौतिक मूल्य को नहीं अपनाया, जिसका मतलब क्या है, मार्क एंथोनी इस सिद्धांत के द्वारा अपने व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर करता है कि मेरे लिए क्या मोरल प्रिंसिपल है और एक मेरे कंट्री के लिए यानी कि देश के लिए क्या प्रिंसिपल है मोरलिटी के, इसमें वो डिफरेंस करता है। यदि कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रहित को सुरक्षित कर लेता है, यानी कि एक कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाता है और उसके द्वारा ही अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है कि मैंने ये सोचा ये सब मुझे मिल गया, ठीक है। तो क्या है, उसका अभिप्राय है कि उसने एक नैतिक कार्य किया है, चाहे वह अनैतिक कार्य ही क्यों ना हो। आप सभी को मार्क एंथोनी कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, आप सभी को फुलफिल करना है, इसको सिक्योर करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। है शाम ने सुना आपने, है सुना है ना आपने, है
कौटिल्य की प्रिंसिपल क्या थी, याद करो हैं दोस्तों, साम दाम दंड भेद, तगड़ी प्रिंसिपल मानी जाती है यार, तगड़ी मानी जाती है। तो सेम यही वाली बात करती है, पहले स्वरूप प्यार से समझाओ ना, बच्चा का नहीं मानेगा तो टेढ़ा रास्ता अपनाना, उसको है अपने आप ही मान जाएगा। है देसी रजवाड़े नहीं मान रहे थे, कुछ मान गए थे, है ना, कुछ नहीं मान रहे थे। तो अब वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कहा था, पुलिस का बल लिया था भाई, फोर्स लेना ही पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना जो था। वैसे ही सेम कंडीशन है भाई पूरी दुनिया के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, चाहे आप इसके लिए इमोरल यानी कि अनैतिक कार्य भी कोई नहीं कर रहे, आप गलत रास्ता भी अपना कर अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हो तो आप सही हो। बल पॉलिटिक्स में ऐसा मार्गेंतु कहता है, ठीक है। आप अपने अस्तित्व को, अगर आप अपनी इमेज को बचाने के लिए कोई गलत रास्ता भी अपना रहे हो तो आप सही हो, ये मार्गेंतु कह रहा है, ठीक है। चलिए एंड 6 प्रिंसिपल की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपनी स्वायत्ता होती है। इट मीन्स मार्गेंतु राजनीतिक का जो यथार्थवादी राजनीतिक क्षेत्र यानी कि जो रियलिज्म जो है इसका अप्रोच है दोस्त, यह शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रहित उसी प्रकार बल देता है जैसे कि अर्थशास्त्र संपत्ति के संदर्भ में आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करता है। चल मैं इसका मतलब मैं थोड़ा अपने बारे में समझाता हूँ। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि वेल्थ कैसे है और वेल्थ को कैसे रेगुलेट करें, किस तरीके से वेल्थ को खर्च करें, यानी कि कम खर्च करके कैसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाए। इकोनॉमिक्स में यही सिखाता है। ऐसे पॉलिटिकल साइंस कुछ और है, होम साइंस कुछ और, हिस्ट्री कुछ और, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी अपनी अपनी एक मोटिव होता है जो आपको सिखाना चाहता है। वैसे ही जो यथार्थवाद है ये आपको सिखाना चाहता है कि किस तरीके से शक्ति जो कि आपको राष्ट्रहित को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। सर मैं आप सभी को यथार्थवाद अपने ही एक तरह से एक एटोनोमस है, इसको मिला हुआ है जो कि टोटली पावर और नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने गेन करने के लिए पावर्स होना जरूरी है, ये इसकी बात करता है, ठीक है दोस्तों। एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे प्रिंसिपल्स हमारे नोट्स वाले हैं ये, और स्लाइड वाले भी आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना, कि ऑटोनोमी ऑफ द किसका, पॉलिटिकल का, है ना, यानी कि जो ये रियलिज्म है इसका ऑटोनोमी होता है इस तरीके से। यहीं पे दोस्त मैंने सेम इसको हिंदी में बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे एक ही साथ बता दिया है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ प्रकृति में यानी कि मानव प्रकृति में होती है। राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है ना। विवेक क्रांति का उच्चतम मूल्य है बुद्धि, विजडम जिसको कह सकते हैं। राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से अलग करना, अलग मानना, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता होना, ठीक है। चलिए दोस्त यहाँ तक तो ये हमारा खत्म हो जाता है टॉपिक। एंड जब हम लास्ट में आ चुके हैं तो लास्ट में जो बचता है हमारा टॉपिक, अब हम उसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं ताकि भाई हमारी आज सारे प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। अब हमारा क्या बचा हुआ है, चलिए आते हैं लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले अब हम टॉपिक का करेंगे आलोचना, क्रिटिसाइज करेंगे। एग्जाम के अंदर टॉपिक का क्रिटिसाइज नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मानव स्वभाव का वास्तविक चित्रण जो किया है मॉर्गेंथु ने, ये थोड़ा गलत किया है। इसने क्या कहा है कि सभी इंसान स्वार्थी होते हैं, कुछ इंसान स्वार्थी नहीं होते, कुछ इंसान बिना स्वार्थ के लिए भी लोगों की समाज सेवा हेल्प करने के लिए आते हैं। अब दोस्त देखो ना यार, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या कि नहीं यार मैं थोड़ा अपना भी पढ़ूंगा और मैं आप सबको भी पढ़ाऊँगा। मुझे पता नहीं यार मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कैसे बुरा पढ़ाता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा जिससे कि मेरा रिवीजन भी होगा और आप सबको पढ़ाता भी चला जाऊँगा, ये मेरा रिवीजन भी होता चला जाएगा। ये सब मेरे को हेल्प करेगी बहुत, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एंड मेरे रिवीजन में। सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं ये सोच के इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना कि मेरा कोई भी, हाँ ये जरूरी है कि मेरा ये अपना एक फ़ायदा है इसमें जुड़ा हुआ। तो सेम यही चीज़ है, इंसान का अपना एक फ़ायदा जुड़ा होता है, ये फैक्ट तो कहा है इसने। लेकिन एक चीज़ इसने कहा है कि मार्गेंथु ने कि इंसान स्वार्थी होता है, ढोंगी होता है, पापी होता है, बस हमेशा अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा होता है, किसी भी तरीके से उसको पावर गेन करना है। लेकिन यहाँ में कौन सा पावर गेन करना है वो, है सोचो जरा। इसीलिए अब इसकी जो आलोचना है वो न्यू रियलिज्म कर रहा है, यानी कि आइडियलिज्म की आलोचना क्रिटिसाइज रियलिज्म ने करी, अब रियलिज्म का क्रिटिसाइज न्यू रियलिज्म करेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू रियलिज्म की प्रिंसिपल्स क्या है। चलिए पहले बात करते हैं क्रिटिसाइज की। इसकी जो मेन क्रिटिसाइज किया गया इस बात पे कि इसने सभी व्यक्ति को ये कह दिया है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों को विकसित करता है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर, यानी कि जब मेरा उससे फायदा है तभी उसके साथ में रिलेशन बनाऊंगा। जो व्यक्ति उसे लाभ की स्थिति में पहुंचने की स्थिति, यानी कि अगर उस व्यक्ति से यानी कि उस पर्सन से मुझे लाभ होगा, फायदा होगा, तो मैं अपने रिलेशन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं संबंध रिलेशन खत्म कर दूंगा। जैसे स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, संबंध को तोड़कर हम दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, ये मार्गेंथु कह रहे हैं, ठीक है। यही बात राष्ट्र के ऊपर भी लागू होती है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि राष्ट्रीय हित को।
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन भी उतना ही जितना नेशनल इंटरेस्ट जरूरी होता है। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि सभी कंट्री स्वार्थ पूर्ति चाहते हैं, ऐसे दोस्तों पूरी दुनिया खत्म हो जाए यार, सभी कंट्री वॉर करने लग जाए। इसीलिए कोऑपरेशन भी उतना ही जितना नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी कंट्री स्वार्थ हित में लगे रहते हैं, ये है न्यू रियलिज्म का कहना, जिसकी वजह से इसकी आलोचना की जा रही है, ठीक है। बैरो वासरमैन के अनुसार इसने मार्गेंतियो के सिद्धांत को निरपेक्ष एवं अपारमाणिक आवश्यकतावादी यानी कि नियमों पर आधारित माना है। यानी कि दोस्त इसके जो प्रिंसिपल्स हैं मार्गेंतियो के, इसके कोई प्रमाणिक या एविडेंस के द्वारा नहीं दिए गए, जैसे कि इसने बताया ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरीके से क्या होता है, इसके कुछ एविडेंस नहीं दिए। इन्हें शक्ति को साध्य और एवं साधन दोनों माना। इसने बोला है कि पावर ये जो भी है, साध्य भी और साधन भी। आपको पता है जब भी पावर पूरी दुनिया के सभी लोगों का लक्ष्य पावर गेन करना हो जाएगा, साधन भी पावर हो जाएगा। जैसे गांधी ने नहीं कहा था कि साध्य और साधन दोनों अलग चीज़ हैं, लेकिन इसने क्या कहा कि पावर ही है दुनिया में सब कुछ। अगर हम दुनिया के अंदर सब कुछ पैसे को मान ले हैं तो दुनिया पैसे के पीछे भागेगी है। अब इसी वजह से क्या होगा, चोरी डकैती, समाज में क्राइम बढ़ने लग जाएगा। सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। वैसे ही सेम सब कुछ शक्ति नहीं होता, लेकिन शक्ति बहुत कुछ होता है। पावर बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ करवा देती है। इसलिए शक्ति को एक अलग चीज़ से देखना चाहिए हमें, है ना। ऐसा नहीं कि अगर दुनिया सब कुछ अगर शक्ति में ही लगी रह जाएगी तो वॉर होना डेफिनेटली 100% वॉर होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए होजमैन के अनुसार शक्ति केवल एक माध्यम है जिससे राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। शक्ति एक माध्यम है, साधन है, ना कि साध्य। एंड्स नहीं है ये सिर्फ एक मीडियम है, ठीक है। चलिए, तो कोशिश कर सकता है इसे साध्य लक्ष्य मानना, मतलब कि सिर्फ लक्ष्य मान लिया तो ये अराजकता, अनार्किज्म आ जाएगा और वहाँ पे वॉर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सभी कंट्रीज हैं, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, स्ट्रगल ऑफ पावर, पावर गेन करना। वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था, स्ट्रगल ऑफ पावर। कोल्ड वॉर क्या था, स्ट्रगल ऑफ पावर। तो स्ट्रगल ऑफ पावर की कंडीशन तो आपको दिखाई दिया मैंने सभी यहाँ पे, तो वॉर होना ही होना है। तो मार्गेंतियो शक्ति एवं साध्य दोनों को मिलाकर चलता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है, ठीक है, होजमैन के द्वारा। एंड रॉबर्ट टकर और केनेथ वोल्टेज ध्यान रखना, रॉबर्ट टकर और केनेथ वोल्टेज ने ही थ्योरी दिया है न्यू रियलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा आप सभी को मैं। मार्गेंतियो के सिद्धांत को यथार्थवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने चाहिए सबका भी अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है कि एक कंट्री को उस कंट्री से संबंध बनाने चाहिए ताकि उसका है नेशनल इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। ये तमाम तरह की इसने बातें कही, यानी चाहिए वर्ड इसने यूज किया है, इसलिए ये भी थोड़ी बहुत आइडियलिज्म के साथ मिली हुई है। यानी कि आइडियलिज्म के साथ थोड़ा इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा है ना रिलेट करता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। क्योंकि रियलिज्म रियलिस्ट पे बात करेगा, फैक्ट पे बात करेगा, ना कि चाहिए पे बात करेगा, जैसे कि आइडियलिज्म कर रहा है। तो इस पेज पे भी इसकी रॉबर्ट टकर और केनेथ वोल्टेज ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। होजमैन ने मार्गेंतियो सिद्धांत को पावर मैनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद का नाम दिया है कि सिर्फ शक्ति की बात कर रहा है। रॉबर्ट टकर, यदि मार्गेंतियो के सिद्धांत को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य का कोई कार्य अनैतिक नहीं माना जाएगा। वही अब भाई सभी राज्य कोई कार्य कर रहे हैं। मार्गेंतियो ने क्या कहा कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हो तो आप कोई भी रास्ता अपना लो, बस नेशनल इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, है ना। अगर आप अपनी इमेज को बचाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता अपना लो, बस आपका इमेज बचना चाहिए। ये सारी बात कह रहे हैं। लेकिन भाई गलत रास्ता, मान लो कि कोई दोषी है, कोई पापी है, कोई इसने कोई क्राइम कर दिया, ऐसा थोड़ी कि समाज आए फटा उसको फांसी पे लटका दे। फांसी पे लटकाने काम तो भाई कोर्ट का है, कोर्ट आदेश देगी, जब जाके प्रोसेस चलता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। वैसे ही सेम रॉबर्ट टकर कह रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि एक स्टेट चाहे जो कुछ भी कर दे, किसी पे अटैक कर दे, वो बोले कि मैं तो अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर रहा था भाई, है वो किसी पे अटैक कर दे, ऐसा थोड़ी है। तो है ना, तो रॉबर्ट टकर ने ये कह के इसकी आलोचना करी है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। तो यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का मुख्य दृष्टिकोण है। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर स्टडी करना है तो हमें रियलिस्ट अप्रोच के बिना हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसने बताया भी, फैक्ट भी बताया, कुछ चीज़ें को इसने गलत तरीके से बता दिया, उसका मतलब इसने सही से एलोबरेट नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यथार्थवाद इंटरनेशनल रिलेशन के अप्रोच एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसने शक्ति यानी कि पावर और नेशनल इंटरेस्ट की बात करी है ना, और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की बात करिए, और इसी पे फोर्स इसने दिया है। ये आदर्शवाद से सहमत नहीं है, क्योंकि यह नैतिकता के स्थान पर मानवीय मूल्यों का पालन नहीं करना चाहिए की बात करता है, ठीक है। ये बोलता है कि हमें ऐसा नहीं, हमें नैतिकता की बात नहीं करना चाहिए, हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर और नेशनल इंटरेस्ट और अपने देश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक हमारी आज की इस क्लास के अंदर एंड होता है हमारा ये टॉपिक। ये दोस्तों जो स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखा रहा हूँ मैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सॉरी भाई, क्या उतने पढ़ाते पढ़ाते खांसी आ जाती है यार, माफ़ करना भाई। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे यार खत्म। तो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्गेंतियो
एंड 6 प्रिंसिपल्स हमारे इस नोट्स में भी ख़त्म हो जाता है। एंड इस तरीके से ये हमारा ख़त्म। एंड ये मैंने आपको अभी लास्ट में दिखाया ना किस थिंकर्स का क्या क्या अंतर है, कौन वैरो है ना, ये यहाँ पे हो गया। एंड लास्ट में हो गया कंक्लूजन। तो ऐसे सेम आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर थिंकर्स के व्यूज़ देना है, फिर टू द पैराग्राफ के अंदर कंटेंट को मेन कंटेंट लिखना है, पॉइंट बनता है तो पॉइंट बनाना, जैसे इसमें 6 प्रिंसिपल पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स बनाना है उसके, ठीक है। लास्ट में उसका मूल्यांकन यानी कि एवेल्यूट करना है और उसका फिर क्रिटिसाइज करना है उसको, फिर लास्ट में कंक्लूजन देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई दिक्कत होता है, कोई टॉपिक मेरे से लगता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक करके वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना भाई, ठीक है। दुआ लगेगी आप सभी को, है ना। बाल बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, जिससे चाहते हो उससे शादी बाल बच्चे भी हो जाएंगे। आप बोले कि बस दुआ दे रहे हो, क्या सर है दुआ दे के जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों, देख रहे कैसे बोल रहे हैं, लाइक कर देना, मनीष वर्मा की नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर देना। अरे लाइक करके सभी वीडियो को शेयर कर दो, सब जगह वेलकम मचा दो, तांडव होगा। वैसी वीडियोस तो चैनल पर रोजाना आती है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इंटरनेशनल रिलेशन मेरा थोड़ा फेवरेट टॉपिक है, दिल खोल के पढ़ाता हूँ, बड़ा मजा आता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन नहीं करोगे मेरी नई वीडियो आएगी आप तक पहुँचेगी नहीं। सब्सक्राइब करके सब जगह शेयर करना। कोई चीज़ ऐसा आपसे रहता हो कि नहीं, मेरे कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो आपको मैंने स्लाइड दिखाया हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की नोट्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार यहीं बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत।